बेटा क्वेश्चन क्या है कि HCl जब आयरन से रिएक्ट करता है तो Fe plus HCl it will give you ferrous chloride plus hydrogen. It do not gives you ferric chloride. ये फेरिक क्लोराइड नहीं बनता, वाई? कोई बच्चा बताएगा? बहुत कम बच्चों को ये याद आता है, जबकि ये मैं बहुत पहले से पढ़ा रहा होता हूँ, और जब मैं पहले पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ ये ग्रुप 17 में आएगा तो याद नहीं आएगा। अब चेक करते हैं किस बच्चे को याद आता है। ये है क्वेश्चन कि आयरन HCl से रिएक्ट करता है तो FeCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन आयरन जब भी HCl से रिएक्ट करता है FeCl3 नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, बताया जाए? किसी को याद आया? नहीं आया? बोलो बेटा जल्दी बोलो। इसका रीजन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका रीजन है आयरन की दो वैरायटी है, एक फेरस और एक फेरिक। और बहुत कम बच्चों को याद आता है कि फेरिक जो होता है वो हाइड्रोजन के नीचे होता है ECS में, फेरस हाइड्रोजन से ऊपर होता है। मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जैसे कॉपर का प्लस में होता है ना, ऐसे ही फेरिक का प्लस में होता है, फेरस का माइनस में होता है रिडक्शन पोटेंशियल। या सिंपल भाषा में कहें, एकदम सिंपलेस्ट भाषा में, कि अगर यहाँ फेरिक बनेगा तो ये हाइड्रोजन, क्योंकि ये इससे पावरफुल है, ये वापस कर देगा इस रिएक्शन को, तो हाइड्रोजन रिड्यूसेस फेरिक क्लोराइड टू फेरस। तो यहाँ फेरिक क्यों नहीं बनता? तो एनसीईआरटी का भी आंसर यही है, एज द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ फेरिक, कि हाइड्रोजन और फेरिक एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन फेरिक, तो इसीलिए रिएक्शन पीछे चली जाती है। बोलो क्लियर है? अगली हेडिंग का नाम है बेटा ऑक्सो एसिड्स ऑफ हेलोजन। अगली हेडिंग है हमारी दैट इज ऑक्सो एसिड। ओके, और ऑक्सो एसिड में बच्चों बेटा आप लोगों को आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को आ गई? ऑनलाइन आवाज आ रही है आपको? ऑफलाइन वालों को तो आ ही रही होगी, ऑनलाइन वाले चलो। ऑक्सो एसिड्स हेलोजन के चार होते हैं। कौन कौन से चार होते हैं बेटा? एक जिसे आप HXO कहेंगे, एक HXO2, HXO3, HXO4। यहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, +3 है, +5 है और +7 है। ठीक है, +1, +3, +5 एंड +7। ठीक बच्चों, आपको याद आ गया है या नहीं? कौन सा एक एसिड है, कौन सा अस, कौन 3 वाला है? अस एसिड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक है हेलस एसिड, क्योंकि अभी हेलोजन का नाम ओपन नहीं किया, तो हेलस एसिड, और ये हो गया हेलिक एसिड। ऑब्वियसली हेलिक से ज्यादा हो जाएगा तो पर या कई बार हाइपर लगता है, तो पर हेलिक एसिड, या हेलस से कम हो गया तो अरे हाइपोहेलस एसिड। तो क्लोरीन का क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक और हाइपोक्लोरिक, हाइपोक्लोरस हो सकता है। तो ये चार तरह के ऑक्सी एसिड जनरली बन सकते हैं।
क्लोरीन चारों बनाता है, बाकी सारी हेलोजन चारों नहीं बनाते। क्लोरीन चारों तरीके की बना सकता है। ठीक है, फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सी एसिड बनाता है, HFO या HOF। तो नोट करके या पॉइंट करके लिखिएगा जरूर, फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सी एसिड HFO। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बनाता है, HFO, या जिसे HOF भी कहते हैं। ठीक है, HOF भी कहते हैं। ठीक है, बाकी के नाम तो सबके क्लियर हैं। बेटा मैं क्लोरीन के चारों बना देता हूं। वैसे इनके स्ट्रक्चर बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपको पता होने चाहिए। बच्चों ये रहा HOCl। यहाँ कॉमन सेंस है, ऑक्सीजन सेंट्रल लगेगी देखने में, और ऑक्सीजन में दो बॉन्ड पेयर होंगे, दो लोन पेयर। तो बच्चों याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो अब याद जरूर कर लेना। दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, यानी एडिशन 4 आ रहा है बेटा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर गिव्स यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और जब भी एडिशन 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो यहाँ इस ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है। ये है HClO2। बोलो बेटा, क्या आपको क्लियर हुआ? HClO2 में ये जो क्लोरीन है, अब ये सेंट्रल हो जाएगा, और क्लोरीन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और दो लोन पेयर अभी भी रहेंगे। डन। तो यहाँ क्लोरीन सेंट्रल है। बताइए क्लोरीन से कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? ध्यान से देखो भैया, सिग्मा बॉन्ड से शेप होती है पाई से। तो दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर। तो दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर क्लोरीन के लिए कह रहा हूं। तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, और इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेटा 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, ये हो गया HClO2। ठीक है, ये था HClO। बेटा अब मैंने बनाया है HClO3। क्या अब आपको क्लियर है? HOCl, और इस Cl से एक और एक, दो और एक, यानी अब इस क्लोरीन से, वेरी गुड, 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो 4 ही रहे, तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 रही। लेकिन शेप क्या हो जाएगी बच्चों? बेटा sp3 की शेप होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। जैसे यहाँ दो लोन पेयर आने से बेंट हुई थी, ऐसे यहाँ तो पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड टेट्रा। एक है HClO4। बोलो क्लियर है? HClO4, ये HO, ये Cl है, ये तीनों तरफ से डबल बॉन्ड से जुड़ गया। तो ऑब्वियसली यहाँ 4 बॉन्ड पेयर हो गए। 4 बॉन्ड पेयर मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा ये होगी टेट्राहेड्रल। चारों जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल। कोई डाउट है? डन। तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में इससे ज्यादा, सॉरी ऑक्सी एसिड में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगर आपके इक एसिड है, इनके सॉल्ट 8 होंगे, और अगर आपके अस एसिड है तो इनके सॉल्ट 8 होंगे। तो जैसे NaClO है, NaClO का नाम क्या होगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। NaClO2 है तो सोडियम क्लोराइड। NaClO3 है सोडियम क्लोरेट, और NaClO4 है सोडियम परक्लोरेट। ठीक है, तो इक एसिड के सॉल्ट 8 कहेंगे, अस एसिड के सॉल्ट 8 कहेंगे। क्योंकि फ्लोरीन का एक ही एसिड है, कोई और है ही नहीं, HOF ही है। तो HOF को कई लोग डायरेक्ट फ्लोरिक एसिड कह देते हैं। ठीक है, फ्लोरिक 1 एसिड। तो वो वहां पे एक और अस वर्ड ही नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, वो एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड। बच्चों इंटर हेलोजन कंपाउंड में
3-4 पॉइंट ही मेन हैं, पहले उन 3 पॉइंट पे फोकस करेंगे हम, ठीक है, और बाद में डिटेल आएगी, ठीक है। पहले वो कौन से 3 पॉइंट है इंटर हेलोजन पे जिन्हें फोकस करना है बच्चों। इंटरनल हेलोजन ऐसे एक्स एक्स डैश करके दिखा देती है, और इसको ऐसे ही 4 नाम दिए हैं, एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और एक्स एक्स डैश 7, ठीक है। यहाँ 2 हेलोजन लिए हैं, एक का नाम एक्स रखा है और एक का नाम एक्स डैश। आपको साफ दिख रहा है, नीचे से देखिए एक्स एक्स डैश 7, यानी ये वाला एक्स एक है और ये 7 जुड़े हुए हैं। कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा? कॉमन सेंस, एक्स बड़ा होगा, उसके चारों ओर घेरा होगा एक्स डैश, तो ये स्मॉलर होगा। समझ में आया? यहां से समझाना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन अब नीचे से समझ में ज्यादा इजीली आएगा। ये सेंट्रल होगा, ये सराउंडिंग होगा, ये सेंट्रल, ये सराउंडिंग, सेंट्रल सराउंडिंग। तो किसका साइज स्मॉल है? एक्स डैश। तो बेटा यहाँ साइज की जगह बुक्स वाले जो वर्ड यूज करेंगे वो वर्ड यूज करेंगे कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन है। बोलो समझ में आया? ये वाली हेलोजन एक्स डैश वाली जो छोटी है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप ये कह सकते हैं ये बिगर हेलोजन है, ठीक है। ये बिगर हेलोजन है, ये सेंटर में होगी और जो दूसरी हेलोजन होगी वो साइड में होगी। अच्छा 1357 ही नंबर क्यों आया? तो आपको मालूम है ना, हेलोजन में या तो 1 एम्पियर होता है, एक जंप करा दें तो 3 एम्पियर होते हैं, फिर 5, फिर 7। तो जब हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आउटर मोस्ट में ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन, अभी 1 एम्पियर है, एक जंप करेगा तो ये भी एम्पियर हो जाएगा 3 एम्पियर, ये भी एम्पियर 5, ये भी एम्पियर 7, और इसीलिए ये जो बड़ा वाला हेलोजन होगा उसकी वैलेंसी 1 3 5 7 हो जाएगी और छोटे वाले की हमेशा -1 रहेगी। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? डन। अगर इन इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो 2-3 पॉइंट मेन पूछे जाते हैं उसमें एक है इनकी शेप, बहुत ध्यान रखिए, इनकी शेप पूछी जाती है। एक है इनकी वाटर से रिएक्शन, ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है ना? इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। अब पहले हम इनकी वाटर से रिएक्शन बताते हैं जिससे दिमाग खुलेगा। एक्स एक्स डैश, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है। क्या आपको कल की रिएक्शन याद है? क्लोरीन प्लस वाटर, किसी बच्चे को HCl प्लस HClO, यानी 2 जगह क्लोरीन गई थी, है ना? ऐसे ही यहां पे भी एक HX एक HXO। अब हमें ये दिमाग लगाना है एक्स डैश वाला इधर है या इधर है, एक्स डैश वाला किधर है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जो अभी समझाया है, अभी हमारे आपके बीच में तय हुआ है कि ये एक्स डैश कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, जिसका साइज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो -1 में रहेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पे एक्स डैश आएगा। गलत तो नहीं बोल गया मैं? यहाँ एक्स डैश आएगा। बोलो आया समझ में? इसीलिए बेटर है एग्जाम्पल ले लेते हैं ICl, ICl प्लस वाटर गिविंग यू HCl प्लस HIO। ऐसा क्यों? यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, आयोडीन का +1, और यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है और आयोडीन +1, -1 वाला -1 में, +1 वाला प्लस। कोई डाउट? आया समझ? अब अगला वाला काम आप खुद करके देखें। ICl3 प्लस वाटर, बताइए। क्या कह रहा है? IO3 नाम नहीं, वैसे ही बताओ क्या बता रहे? IO3H3। बच्चों यहाँ जो बनता है, एक तो हेलोजन एसिड ही बनता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और दूसरा ये बनेगा। फिर से देखिए क्या पॉइंट है,
मैंने वो से सही करना, सॉरी, अभी ये HiO2 बनेगा। भले ही अनस्टेबल तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ आयोडीन +3 में है तो बाद में भी +3 में ही दिखाना है। यहाँ क्लोरीन -1 में है तो बाद में भी -1, और बाकी बैलेंसिंग हो जाएगी। ये मत कहना यहाँ 3 क्लोरीन है, यहाँ 1 ही है, वो तो हम बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पे भी 3 करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली। 3 ये, वहां 4, तो शायद 2 वाटर लगा के शायद बैलेंस हो जाएगी। तो बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहे, बात कंसेप्ट की है। -1 वाला -1 में, +3 वाला प्लस। अब समझ में आया? ऑब्वियसली ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? HiO2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए नहीं होगी। लेकिन अगर होती तो ऐसे ही होती। ठीक है, अब अगली रिएक्शन जो होती है वो आप करके दिखाएंगे। ऑब्वियसली HiO3 एग्जिस्ट करता है, इसलिए करके दिखाएंगे। करिए बेटा। ICl, या थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, IBr5 प्लस वाटर। चलो कोई बात, हमें कंसेप्ट पढ़ना है। किसी को डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का हेल्प लीजिएगा। यहाँ आयोडीन +5 में है क्योंकि Br -1 में, इन दोनों में Br ज्यादा नेगेटिव है और इसीलिए Br यहाँ पे भी -1 में और आयोडीन यहाँ पे भी +5 में। +5 से +5, -1 -1, ये कंसेप्ट याद। बोलो क्लियर है? ऑब्वियसली ये आयोडिक एसिड कहलाएगा या हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये कोई डाउट? तो हाइड्रोलिसिस क्लियर है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। इसका जो सबसे ज्यादा आज तक पूछा गया है वो है शेप, और एनसीईआरटी ने खुद एक्सप्लेन कर रखी है एक आध शेप। तो एनसीईआरटी ने शायद BrF5 की शेप या BrF3 की शेप खुद एक्सप्लेन कर रखी है। तो एक एक करके शेप की बात कर रहे हैं। X, X', X, X'3, X, X'5, X, X'7, ये ठीक है। X, X' की शेप से कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? जब दो एटम होते हैं तो दो एटम तो एक स्ट्रेट लाइन में ही दिखते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में तो उनकी शेप आपको नहीं पढ़नी, लीनियर है। यहां से बात करिए X, X'3, जैसे एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन किया हुआ है BrF3, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन किया तो याद रखना जरूरी है। BrF3 कोई बच्चा बताने की कोशिश करेगा कि BrF3 की शेप कौन सी है और क्यों? देखिए बेटा, ब्रोमीन यहाँ सेंट्रल एटम है। ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक सेकेंड, 7 इलेक्ट्रॉन में 3 फ्लोरीन आके जुड़े हैं। तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 जुड़े हैं। ठीक है, ये 3 फ्लोरीन जुड़ गए। तो यहाँ पे जरा पहले बताइए कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर? 2 लोन पेयर और ये 3 बॉन्ड पेयर। तो BrF3 में आ रहे हैं 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 5। इसका मतलब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए। बोलो बेटा, यहां तक समझ में आया? अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, अब बच्चों 5 की हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? वेरी गुड, 5 की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d। इसकी शेप क्या होती है? नहीं, इसकी शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 5 की शेप होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक रूल है जिसका नाम है बेंट्स रूल। ठीक है, 11th का है वैसे तो। बेंट्स रूल क्या कहता है कि अगर कभी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में तुम्हें लोन पेयर दिखाने पड़े तो इसमें 2 अलग अलग पोजीशन है। एक पोजीशन है एक्सियल और एक पोजीशन है इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल बॉन्ड थोड़े छोटे होते हैं और एक्सियल थोड़े से बड़े। तो इस थ्योरी या बेंट्स रूल ने ये बताया है लोन पेयर आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। लोन पेयर कहां रखने हैं बच्चों? इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये 3 बॉन्ड ये एक्सियल पे आ गए। ठीक है, तो Br से 3 फ्लोरीन कहां आ गए हैं?
2 एक्सियल पे, 1 इक्वेटोरियल पे, और ये 2 लोन पेयर है। और अब ध्यान से देखिए या कॉमन सेंस लगाइए कि ये रिपेल ज्यादा करेंगे तो 90 पे तो रहने नहीं देंगे क्योंकि 2 है। अगर तीनों लोन पेयर होते तो कैंसिल कर देते, अभी 2 ही लोन पेयर है, 1 तो नहीं है, तो ये थोड़ा सा बेंट हो जाएंगे, और थोड़ा सा, इतना नहीं। और इस शेप को हम कहते हैं बेंट टी शेप। इस शेप का नाम क्या है? बेंट टी शेप। इज इट क्लियर? ये है बेंट टी शेप। तो जरा याद रखिएगा कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन पे लोन पेयर कहाँ रखे जाते हैं? तो लोन पेयर आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन व्हाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट एक्सियल। ये एक पूरा पॉइंट है बेंट्स रूल का कि अगर लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में हो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सियल पे और लोन पेयर इक्वेटोरियल। मिटा दो, डन। बेंट टी याद रहेगा। अब जरा x(x'5) की शेप बनाइए जल्दी से। आप देखें कौन बच्चा बना के दिखाएगा इसी कंसेप्ट से। x(x'5) ICL 5 मान लीजिए, ICL 5 मान लीजिए। डन। ये देखिए, ये ICL 5 अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पे आयोडीन के आउटर मोस्ट में पहले थे 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 5 में तो क्लोरीन आ गई, और अगर 5 में क्लोरीन है तो भाई एक ही लोन पेयर बचा। तो 5 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2। बच्चों sp3d2 में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है कि ये सिमेट्रिकल शेप होती है, इसमें कोई एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होती। मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ये है उतनी ये है, सारी डिस्टेंस सेम है। कहीं पे भी एक जगह लोन पेयर रख सकते हैं, यहाँ लोन पेयर रख दिया हमने, और ये रहे हमारे पांचों Cl या F जो भी हमने नाम लिया है वो, और सेंटर ये रहा। तो ये साफ पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है, नीचे पिरामिड है। तो ये शेप क्या कहलाती है? स्क्वायर पिरामिडल। इट इज टर्म्ड एज स्क्वायर पिरामिडल। या बेटा इसके वैसे और भी नाम दे रखे हैं जैसे एनसीईआरटी में। ठीक है, ये वाला वर्ड हट गया मुझसे यहाँ से, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ बुक ने जो नाम दे रखे मैं चाह रहा था वही आपको पढ़ के सुना दूं। ठीक है, एक सेकेंड दीजिए। हाँ, ये बच्चों, ठीक है, बुक ने भी इसके IF5 स्क्वायर पिरामिडल, BRF5 स्क्वायर पिरामिडल, CLF5 स्क्वायर पिरामिडल, सबको एक ही नाम दिया है, स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, एक लास्ट बचा है वो भी आप करके जल्दी से बताइए। IF7 की शेप, IF7 की शेप बताइए। ये तो हाइब्रिडाइजेशन हुई बेटा, शेप। आयोडीन से 7 के 7 बॉन्ड पेयर है, 7 बॉन्ड पेयर, कोई लोन पेयर नहीं बचा। और 7 बॉन्ड पेयर की ऑब्वियसली 7 बॉन्ड पेयर यानी 7 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यानी sp3d। अब भैया sp3d3 की शेप क्या होती है? अरे बेटा, इसकी शेप होती है pbp। सर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। वेरी गुड। जैसे tbp होता था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो pbp होता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और इसमें कई टाइप के एंगल होते हैं। ये रहा पेंटागन, ठीक है, और ये रहे बाइपिरामिडल। और यहाँ आयोडीन है, ये 108 डिग्री भी है, 90 भी है, 72 डिग्री भी है। तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ हेलोजन सॉरी एंगल्स हैं, ये ध्यान रखिएगा।
यही तो बता, ये रहा पेंटागन जो 108 डिग्री का है, और ये रही दो फ्लोरीन ऊपर नीचे बाइपिरामिडल के लिए, ये सेंट्रल एटम पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, बता दे। ये हो गया बेटा इंटर हेलोजन कंपाउंड। अब लास्ट पॉइंट बचता है इंटर हेलोजन कंपाउंड की, जो एनसीईआरटी ने 4-5 प्रिपरेशन दे रखी हैं, जो यूजुअली हम प्रेफर नहीं करते, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखी है तो मैं सिर्फ बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। आप अगर याद कर पाएंगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो बहुत ज्यादा इस पर फोकस मत करना। पहला है Cl2 + F2 और नीचे लिखा है इक्वल वॉल्यूम एट 437 केल्विन। ठीक है, यहाँ लिखा है इक्वल वॉल्यूम। जब इक्वल वॉल्यूम्स लेते हैं तो ये बन जाता है बेटा, पहले बड़ी हेलोजन लिखते हैं फिर छोटी हेलोजन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है, ये गेन, ये बन जाता है ClF। तो Cl2 + F2 अगर इक्वल वॉल्यूम में दे रखा है तो ClF बनेगा। और यही अगर इक्वेशन में Cl2 + F2 इक्वेशन में अगर लिख दिया गया है F2 के नीचे एक्सेस, अगर F2 के नीचे एक्सेस लिख दिया और टेम्परेचर बढ़ा के 573 केल्विन लिख दिया है, तो ये चेंज हो जाता है 2ClF3 में। मतलब टेम्परेचर बढ़ा दें और फ्लोरीन ज्यादा ले लें तो ज्यादा मॉलिक्यूल जुड़ के ClF3 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एनसीईआरटी में दे रखा है Cl2 + I2 इक्वल वॉल्यूम में ICl। समझ में आया? ध्यान से देखना, चलो I2 + Cl2 इक्वल वॉल्यूम्स में तो ICl बन जाएगा। समझ में आया? ICl क्यों बोला? आपकी बड़ी हेलोजन को पहले बोलना है ICl, और टेम्परेचर नहीं दे रखा है। ठीक है, और ऐसे ही उन्होंने दे रखा है I2 + 3Cl2, बिल्कुल यही इक्वेशन है ना, I2 + 3Cl2, और कोई टेम्परेचर नहीं दे रखा है, और ये ICl3 दे रखा है एक्सेस में, बिल्कुल वही इक्वेशन है, बस फ्लोरीन की जगह दिस वन। और लास्ट दो इक्वेशन है, ठीक है, और उसमें भी कोई बहुत ज्यादा कंडीशन नहीं दे रखी। मिटा दूं पहले ये दोनों तो पिछली वाली रिपीट थी। लास्ट दो और दे रखी है एनसीईआरटी में, वो है Br2 + 3F2, Br2 + 3F2, और नीचे लिखा हुआ है डाइल्यूटेड विद वाटर, डाइल्यूटेड विद वाटर गिव्स यू ट्वाइस BrF3। Br2 + 3F2 gives you twice BrF3। और एक लास्ट ये दे रखी है Br2 + 5F2 इन एक्सेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली ट्वाइस BrF5 बनेगा। तो ये 6 इक्वेशन एनसीईआरटी ने जो स्पेसिफिक दे रखी है प्रिपरेशन की, वो याद रखिए। शेप मैंने आपको सबकी बता दी, ये याद रखना संभव नहीं है कौन सा रेड सॉलिड है कौन रेड गैस है। अगर आप याद कर सके तो एनसीईआरटी में टेबल बनी है वो याद कर लेंगे। ठीक है, और बस एक लास्ट लाइन सुन लीजिए, दीज कंपाउंड मतलब इंटर हेलोजन कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट। यानी ये क्या है? सॉल्वेंट है, पानी नहीं है इनमें, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड आर वेरी यूजफुल फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ये क्या है? दूसरों को फ्लोरीन दे सकते हैं, फ्लोरीनेटिंग एजेंट, और इसका यूज हम रेडियो एक्टिविटी में कर लेते हैं, एक आइसोटोप्स को आपस में सेपरेट करने में। जो अगली लाइन दे रखी है इन्होंने, ClF3 and ClBr3 are used for the production of UF6 in the enrichment of uranium। यूरेनियम के एनरिचमेंट में इस इक्वेशन का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको अगर याद कर लें इन 3 पॉइंट में, जो लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गुड, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, इट फिनिशेस ग्रुप 17 और लास्ट एंड इजीएस्ट मोस्ट ग्रुप इज ग्रुप 18। हेडिंग लिखें बेटा जल्दी से, ग्रुप 1880। ऑब्वियसली ये नोबल गैसेस का ग्रुप है, इन्हें इनर्ट गैसेस भी कहते थे और अब नहीं कहते इनर्ट, क्योंकि इनके भी कंपाउंड मिलने लगे। ठीक है,
तो नोबल गैसेस में कुछ खास तो है नहीं। मेंबर कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। एक और आएगी UuO 118 एकारेडॉन, ये मेंबर है। ठीक है, नहीं याद आया अभी? क्या हो गया भैया? 118 डिस्कवर नहीं हुई थी ना, तो अब जो डिस्कवर होगा उसका ये ऐसे मेंडलीव के हिसाब से कह लीजिए, एका एल्यूमिनियम, उसके हिसाब से मैंने नाम बोल दिए हैं। तो बेटा ये इनके एटॉमिक नंबर है। डन। फिलहाल नोबल गैसेस जो हैं इनको माना जाता है, एक्सेप्ट हीलियम, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, NH2 NP6 है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में क्या है बेटा? 1s2। हीलियम में 1s2 है, उसमें P नहीं है, बाकी सब में ऑक्टेट कंप्लीट है, S2P6 है। ठीक, ग्रुप 18 में रखे हैं। ऑल आर मोनोवेलेंट, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे तो मोनोवेलेंट ही। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट देखते जाते हैं। जैसा पहला हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा हुआ मान लीजिए साइज। बताओ भैया इनका साइज कैसा होगा? टॉप से बॉटम इंक्रीज, लेकिन इनमें आपस में कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो इसमें हम वंडरवॉल रेडियस मेजर करते हैं। वंडरवॉल रेडियस बेटा, जब कोई बॉन्ड होता है कोवलेंट, तो कोवलेंट रेडियस होता है, या मेटेलिक रेडियस होता है। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा रेडियस नापा जाता है? वंडरवॉल। तो वंडरवॉल रेडियस इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द रेडियस। नापने का ये तरीका सबसे बड़ा वाला है। तो यहाँ वंडरवॉल रेडियस नापेंगे, यानी दे हैव लार्जेस्ट साइज इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। अपने पीरियड में इनका साइज बड़ा होता है, पिछले 3-4 मेंबर से बड़ा होता है, क्योंकि यहाँ जो नाप रहे हैं वो कौन सा रेडियस है? वंडरवॉल रेडियस। बोलो क्लियर? टॉप से बॉटम साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि शेल्स बढ़ती हैं इसलिए इनका साइज बढ़ता है। ठीक है, अब इनके नाम भी ना कहाँ से आए? जैसे हीलियोस, हीलियम वर्ड हीलियोस से आया है, दैट इज फ्रॉम सन। ये गैस कहाँ पाई जा रही है? सन में पाई जा रही है। ठीक है, हुआ क्या, स्पेक्ट्रम्स बनाए गए हैं। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसे स्पेक्ट्रम होते हैं एटम के। तो अगर कहीं कोई स्पेक्ट्रम मिल जाए तो हम कहते हैं ये वाला एलिमेंट यहाँ है। तो यूरेनियम की जो फोर्थ मिली नोबल गैसेस यहाँ पे भी प्रेजेंट होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के आसपास। तो यूरेनियम की मिनरल के पास एक ऐसा सब्सटेंस मिल रहा था जो ऑलमोस्ट वैसा ही दिख रहा था जो सन में भी है, सन के स्पेक्ट्रम में भी है। और क्योंकि सन के स्पेक्ट्रम में पहले खोजा जा चुका था, तो इस एलिमेंट का नाम यहाँ क्या रख दिया? हीलियम, क्योंकि ये सन में भी है, सन के लिए वर्ड है वहां से हीलियम। ठीक है, तो हीलियम वर्ड फ्रॉम सन आया है। नियॉन कहाँ से आया है? न्यू से। आर्गन इनर्ट या लेजी से। ठीक है, क्रिप्टॉन हिडन, छुपी हुई गैस है इसलिए क्रिप्टॉन। ठीक है, जेनॉन स्ट्रेंजर, अभी स्ट्रेंजर है, मतलब पहचान में नहीं आ रहा कौन है, पहचान नहीं पा रहे, स्ट्रेंजर है। और रेडॉन एक रेडियो एक्टिव है। ठीक है, हुआ क्या है फिर से समझिए। एयरली इन्होंने, दो साइंटिस्ट थे, एक रैमसे रेलिक, मेन इनका काम है, इनका इन्होंने रैमसे एंड रेलिक, ठीक है, इन्होंने मेनली डिस्कवर किए हैं नोबल गैसेस। तो इन्होंने जितनी भी एयर थी उस सारी एयर को किसी ना किसी चीज से रिएक्ट कराया, सारी एयर इवैक्यूएट करते रहे। तो मान लीजिए एक कंटेनर के अंदर एयर ली और उसके अंदर कार्बन डाला, CO2 बन गई, या और कोई चीज ऐड की तो नाइट्रोजन निकल गई, ऑक्सीजन निकल गई, तो ऐसे करके सारी एयर निकल गई। उसके बाद भी ऑलमोस्ट 1% रह गई जो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रही। तो इन्होंने जितनी भी एयर ली थी उसका 1% किसी से भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, तो उस 1% का नाम रख दिया था इन्होंने आर्गन। आर्गन वर्ड इज फ्रॉम लेजी, ये लेजी प्राणी है, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे। लेकिन जब स्पेक्ट्रम डिस्कवर हुए तो ये लगा कि इस 1% में भी कई मिक्सचर है, इसके अंदर भी कई गैसेस हैं, तो इसका डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया गया, इसके अंदर फ्रैक्शंस निकल के आए। तो एक फ्रैक्शन सन वाला मिला तो हीलियम कहलाया, दूसरा फ्रैक्शन जो मिला, जो गैस आई, अरे नई गैस आ गई, तो नई गैस आ गई तो न्यू वर्ड से क्या कह दिया उन्होंने? नियॉन। फिर फ्रैक्शन आया, लेकिन अब जो फ्रैक्शन आया
उसमें 90% गैसेस आ गई बाहर। मतलब ये जो 100 ml अगर एयर थी तो 100 ml में 1 ml इनर्ट गैसेस का मिक्सचर था। उस 1 ml का 90% यानी 0.9 मतलब इनर्ट गैसेस में जो सबसे ज्यादा है वो आर्गन नाम रख दिया। तो वो जो 90% वाली थी उसका नाम लेजी ही रख दिया, आर्गन। अभी फिर एक और फ्रैक्शन निकल के आ गया, तो एक और फ्रैक्शन निकल के आ गया, तो उन्होंने कहा अभी भी छुपा बैठा था अंदर, हिडन। तो ये नाम हिडन से आ गया, क्या, क्रिप्टॉन। फिर एक और फ्रैक्शन बचा, उसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, स्ट्रेंजर। ये अभी पहचान नहीं पा रहे, ठीक है। और एक और इनर्ट गैस आ गई, दैट इज रेडियो एक्टिव गैस, रेडॉन। रेडॉन बड़ा सिंपल है, याद रखना। ये होता है बेटा रेडियम, ये एनसीईआरटी में इक्वेशन है, रेडियम से बना है रेडॉन, ठीक है। देखो इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है, रेडियम से रेडॉन, ठीक है। ये देखिए ये वर्ड है ना, RADON, रेडॉन। कहां से बना है, RA रेडियम। क्या बना, RN रेडॉन। कैसे बना, A फॉर अल्फा पार्टिकल निकलने से। अगर आपको मालूम हो, आई होप सो पता ही होगा, अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो मास 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाता है। तो ये रेडॉन का बनाया किसने, डॉन ने। डॉर्न कह दिया कि डॉन कहते बच्चे डर ना जाए, इसलिए डॉर्न ने बनाया। रेडियम से रेडॉन बना। वॉइस नहीं आ रही आपकी। हमें बी नहीं है, बी है, ठीक है। बोलो भैया, सारी इनर्ट गैसेस के बारे में क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इनर्ट गैस में मेन पॉइंट पे, ठीक है। ये तो मजाक वाली बातें थी, ये हटा दो। अब सबसे मेन पॉइंट जो आया वो आया नील बार्टलेट का। नील बार्टलेट जो वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने किया है, इसका हटा दो, ये आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। नील बार्टलेट का दिमाग कहाँ चला ये देखिए। उन्होंने एक कंपाउंड देखा, वो था O2PTH6, ये था कंपाउंड, ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। तो उन्होंने कहा यार ये कंपाउंड बनता है, और ये बनता कैसे है कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, यानी O2 से O2+ बनता है, और फिर ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। उन्होंने देखा इसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसकी एनर्जी देनी पड़ती है 1175 किलो जूल या वॉटेवर, इतनी देनी पड़ती है। यहां तक समझ में आया। तो उन्होंने कहा भाई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी थी 1170 किलो जूल। आया कुछ समझ में? ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है इतनी एनर्जी लेके, और तुझे इलेक्ट्रॉन छोड़ना है उससे कम एनर्जी लेके, तू क्यों नहीं छोड़ेगा, तू भी छोड़ेगा। समझ में आ रहा? इसी कंसेप्ट पे यहां से ये कंपाउंड बना दिया गया। समझ में आया? जब O2PTH6 बन सकता है तो XCPTH6 भी बनेगा। तो पहला कंपाउंड नोबल गैसेस का नील बार्टलेट ने बनाया। किस कंसेप्ट से बनाया? इस कंसेप्ट से बनाया कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़ेनॉन की ऑक्सीजन से कम है, और जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना वो एटम नहीं है, O2 है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जब कंपाउंड बन सकता है तो इससे भी बन सकता है। इस बेसिस पे पहला कंपाउंड बना, और उसके बाद कई कंपाउंड बन गए। तो कौन सी नोबल गैस कंपाउंड बना सकती हैं? ऑब्वियसली जिनका साइज बहुत बड़ा, जिससे आयनाइजेशन थोड़ी कम हो जाएगी, और जो दूसरा एलिमेंट हो वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी ऑक्सीजन या फ्लोरीन, जिससे कि उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, या ये कहें वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इस बेसिस पे ये कंपाउंड बने। अब इनमें भी ना जो कंपाउंड है इनकी हाइब्रिडाइजेशन शेप की याद करनी। डन? चलिए कल हम उसको खत्म कर लेते हैं, एक दिन और देख लेते हैं, ठीक है। कल ग्रुप 18 खत्म कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे